नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हो मित्रों? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूं एक शानदार क्लास लेकर के। और आज की कक्षा में हम चर्चा करने वाले हैं छायावाद और छायावाद के प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। यानी छायावाद के जो चार स्तंभ कहे जाते हैं उनमें सर्वप्रथम हम जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, उनके विषय में आलोचकों द्वारा जो कहे गए प्रमुख कथन और उनकी प्रमुख पंक्तियों को लेकर के। तो मित्रों, शुरू करें आज की क्लास का पहला प्रश्न। आधुनिक कविता का सुमेरु व छायावाद का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? यानी आधुनिक कविता का सुमेरु व छायावाद का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद को। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ? जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 30 जनवरी 1889 ईस्वी में काशी के सुंगनी साहू परिवार में। मित्रों, याद रखिएगा कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद कवि, निबंधकार, नाटककार और कथाकार, उपन्यास प्रणेता तथा गद्य कविकार और चंपू काव्यकार, ये सभी प्रतिभाओं के धनी जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को सुंगनी साहू परिवार में हुआ था। लेकिन मित्रों, याद रखिएगा कि डॉक्टर नगेंद्र ने इनका जन्म 1890 ईस्वी को माना है। और अगर बात करें इनके निधन की, तो इनका निधन 15 नवंबर 1937 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद के माता पिता का नाम क्या था? जयशंकर प्रसाद के माता पिता का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा पिता देवी प्रसाद साहू व माता का नाम मुन्नी देवी था। और मित्रों, याद रखिएगा कि वैद्यनाथ धाम व देवधर झारखंड में नामकरण होने के कारण, यानी इनका जो नामकरण है वो वैद्यनाथ धाम झारखंड में होने के कारण इन्हें झारखंडी कहकर के भी पुकारा जाता है। यानी जयशंकर प्रसाद को झारखंडी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, 9 वर्ष की अवस्था में ही प्रसाद जी ने किस उपनाम से ब्रजभाषा में एक सवैया लिखा था? यानी 9 वर्ष की अवस्था में ही जयशंकर प्रसाद जी ने किस नाम से ब्रजभाषा में एक सवैया लिखकर अपने आध्यात्मिक जो गुरु थे उनको प्रभावित किया था? तो इसका सही उत्तर होगा कलाधर उपनाम से। मित्रों, जयशंकर प्रसाद ने जब ये 9 साल के थे उसी उम्र में उन्होंने कलाधर उपनाम से ब्रजभाषा में एक सवैया लिखा था। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा सावन पंचक। यानी जयशंकर प्रसाद की जो प्रथम कविता है वो सावन पंचक है, जो 1906 ईस्वी में ब्रजभाषा में लिखी गई। अब बात करें कि जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा ग्राम, जो 1911 ईस्वी में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यानी जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता सावन पंचक और जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम है, जो 1911 ईस्वी में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद की छायावादी शैली में प्रथम कविता कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की छायावादी शैली में लिखी गई प्रथम कविता कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रथम प्रभात, जो 1913 ईस्वी में ब्रजभाषा में लिखी गई। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद जी का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? जयशंकर प्रसाद जी का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा छाया, जो 1912 ईस्वी में लिखा गया। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद का प्रथम उपन्यास कौन सा है? जयशंकर प्रसाद का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा कंकाल, जो 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद जी की
या जयशंकर प्रसाद जी का खड़ी बोली में रचित प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? जयशंकर प्रसाद जी का खड़ी बोली में रचित प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा कानन कुसुम, जो 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। प्रसाद जी की किस रचना को हिंदी का प्रथम गीति नाट्य माना जाता है? यानी जयशंकर प्रसाद की किस रचना को हिंदी का प्रथम गीति नाट्य माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा करुणालय। और मित्रों, ये 1913 ईस्वी में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न, प्रसाद जी की किस रचना को छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार माना जाता है? यानी जयशंकर प्रसाद जी की किस रचना को छायावाद की जो प्रयोगशाला है उसका प्रथम आविष्कार माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा झरना को, जो 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और मित्रों, याद रखिएगा कि छायावाद की शुरुआत भी झरना काव्य से ही मानी जाती है। और छायावाद की जो समय सीमा है वो 1918 से लेकर के 1936 तक रही। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। जयशंकर प्रसाद को किस रचना पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ? जयशंकर प्रसाद को किस रचना पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा कामायनी पर, जो 1935 में लिखी गई थी। मित्रों, जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की शुरुआत 1928 में की और यह 1935 में जाकर पूर्ण हुई, यानी 7 वर्ष का समय लगा। अब बात करें कामायनी जयशंकर प्रसाद की या फिर छायावाद का उपनिषद कहे जाने वाली कामायनी के विषय में विभिन्न विद्वानों द्वारा जो महत्वपूर्ण तथ्य यानी महत्वपूर्ण कथन कहे गए उनको लेकर के, यानी कामायनी को फैंटेसी काव्य किसने कहा है? यानी जयशंकर प्रसाद की जो कामायनी है उसे फैंटेसी काव्य किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा मुक्ति बोध ने। अगला प्रश्न, विश्व का 8वां श्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है? यानी जयशंकर प्रसाद की कामायनी को विश्व का 8वां श्रेष्ठ महाकाव्य किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा श्याम नारायण ने। अगला प्रश्न, यानी जयशंकर प्रसाद जी की जो कामायनी है उसे मानवता का उद्घोष किसने कहा? यानी जयशंकर प्रसाद की कामायनी को मानवता का उद्घोष किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा प्रभाकर माचवे ने। अब बात करें कामायनी से संबंधित अन्य तथ्य, दोष रहित दोष सहित रचना, यानी कामायनी को दोष रहित दोष सहित रचना किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा रामधारी सिंह दिनकर ने। अगला प्रश्न, हिंदी का सर्वोत्तम महाकाव्य, यानी जयशंकर प्रसाद की जो कामायनी है उसे हिंदी का सर्वोत्तम महाकाव्य किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा जय हरदेव बहारी ने। और मित्रों, अगले तथ्य की बात करें तो यानी जयशंकर प्रसाद की जो कामायनी है उसे ताजमहल किसने कहा? जयशंकर प्रसाद की कामायनी को ताजमहल किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा सुमित्रा नंदन पंत ने। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। कामायनी का प्रथम सर्ग यानी चिंता सर्ग कब प्रकाशित हुआ था? कामायनी का प्रथम सर्ग जो चिंता सर्ग है ये कब प्रकाशित हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1928 ईस्वी में सुधा पत्रिका में। यानी कामायनी का जो प्रथम सर्ग चिंता सर्ग है यह 1928 ईस्वी के जो अक्टूबर महीने का जो सुधा पत्रिका है उसमें प्रकाशित हुआ था। और संपूर्ण रचना की बात करें तो यह 1935 में प्रकाशित हुई और इसकी रचना में प्रसाद जी को 7 वर्ष का समय लगा। अगला प्रश्न, कामायनी किस प्रकार का महाकाव्य है? यानी जयशंकर प्रसाद की जो कामायनी है वो किस प्रकार का महाकाव्य है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रतीकात्मक महाकाव्य। यानी जयशंकर प्रसाद की जो कामायनी है यह एक प्रतीकात्मक
महाकाव्य है। तो मित्रों, जो इसमें पात्र दिए गए हैं उन पात्रों के विषय में हम चर्चा करें कि जो एक तरफ पात्र है वो किसके प्रतीक माने गए। यानी जयशंकर प्रसाद की जो कामायनी है वो पूरे मानव शरीर को आधार मान करके विभिन्न पात्रों को प्रतीक बना करके ये लिखी गई है। तो एक तरफ हमारे मानव शरीर के जो प्रमुख अंग हैं, दूसरी तरफ वो पात्रों के नाम हैं। तो कामायनी का जो मनु पात्र है वो किसका प्रतीक है, तो ये मन का प्रतीक है। श्रद्धा की बात करें तो ये हृदय का प्रतीक है। और ईड़ा की बात करें तो ईड़ा ये बुद्धि का प्रतीक है। और कामायनी में आए हुए आकुली और किरात है ये आसुरी यानी जो राक्षसी प्रवृत्ति है उसके प्रतीक है। और कामायनी रचना में वृषभ जो वृषभ का जो प्रयोग हुआ है या फिर वृषभ का जो दृश्य दिखाया गया है वो धर्म का प्रतीक है, यानी बैल को धर्म का प्रतीक बताया गया है। और मानव यानी इसमें ईड़ा और श्रद्धा नहीं, वो मनु और श्रद्धा का जो पुत्र है मानव वह किसका प्रतीक है, तो उसे मनुष्य का प्रतीक बताया गया है। और सारस्वत जो प्रदेश है उसे संस्कार का प्रतीक और कैलाश मानसरोवर को समरसता या आनंद मुक्ति स्थल माना गया है। और मित्रों, जयशंकर प्रसाद की जो कामायनी है इसमें 15 सर्ग है, जिनमें सबसे पहला सर्ग चिंता और सबसे अंत का जो सर्ग है वो आनंद है। एक बार मैं आपको मौखिक रूप से बता दूं कि कामायनी का जो 15 सर्ग है उनमें चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा और कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वपन, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद, ये सारे के सारे 15 सर्ग हैं। अब बात करें अगले प्रश्न की। कामायनी पर लिखित आलोचनात्मक प्रमुख कृतियां निम्न है। यानी जयशंकर प्रसाद की जो कामायनी है उस पर कुछ विद्वानों ने आलोचनात्मक रचनाएं लिखी है, तो उनकी चर्चा करें तो ये 3 रचनाएं प्रमुख है। और मित्रों याद रखिएगा, इनसे संबंधी प्रश्न पूछा जाता है कि कामायनी एक पुनर्विचार ये रचना किसने लिखी। यानी कामायनी एक पुनर्विचार यह आलोचनात्मक कृति किसने लिखी, तो इसका सही उत्तर होगा गजानंद माधव मुक्तिबोध ने। अगला प्रश्न, कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन यानी कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन यह रचना किसने लिखी, तो रामेश्वर चतुर्वेदी ने। अगली रचना की बात करें, कामायनी मूल्यांकन और मूल्यांकन यानी कामायनी मूल्यांकन और मूल्यांकन यह रचना किसने लिखी, तो इसका सही उत्तर होगा इंद्रनाथ मदान ने। अगला प्रश्न, कामायनी आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि काव्य है। कामायनी आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि काव्य है, यह पंक्ति किसकी है, तो इसका सही उत्तर होगा नामवर सिंह की। अगला प्रश्न, कामायनी मानव चेतना के विकास का महाकाव्य है। कामायनी मानव चेतना के विकास का महाकाव्य है, यह पंक्ति किसकी है, तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर नगेंद्र की। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद के प्रमुख कहानी संग्रह कौन कौन से हैं। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख कहानी संग्रह कौन कौन से हैं, तो इसका सही उत्तर होगा यानी जयशंकर प्रसाद के मुख्य रूप से 5 कहानी संग्रह माने गए हैं। यानी जयशंकर प्रसाद के मुख्य रूप से 5 कहानी संग्रह माने गए हैं, जिसमें छाया 1912 ईस्वी प्रथम कहानी संग्रह, प्रतिध्वनि 1926 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आकाशदीप की बात करें तो ये 1929 में, आंधी 1931 और इंद्रजाल ये 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई। मित्रों याद रखिएगा कि जयशंकर प्रसाद के 5 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए, जिनमें छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। और मित्रों जो छाया काव्य कहानी संग्रह इसमें 11 कहानी है। यानी छाया जो कहानी संग्रह है इसमें 11 कहानी है। और प्रतिध्वनि की बात करें तो प्रतिध्वनि में 15 कहानियां हैं। और
आकाशदीप जो 1929 में प्रकाशित हुई, इसकी बात करें तो इसमें 19 कहानी संग्रह है। और अगर आंधी की बात करें जो 1931 में प्रकाशित हुई, तो आंधी की कहानियों की बात करें कि इसमें कितनी कहानियां हैं, तो इसमें 11 कहानियां हैं। और इनका अंतिम कहानी संग्रह इंद्रजाल जो 1936 में प्रकाशित हुआ, इसमें कुल 14 कहानियां हैं। तो मित्रों, इनमें जो कहानियां दी हुई है कि इसमें कितनी कहानियां, ये भी याद रखिएगा। और लेकिन इनका जो प्रकाशित वर्ष है, यानी प्रकाशन वर्ष है, उसको अच्छे से याद रखिएगा। आपसे एक तरफ ये कहानियों को नाम दे करके क्रमानुसार इनका प्रकाशन भी पूछा जा सकता है। बात करें आज के अगले प्रश्न की। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक कौन कौन से हैं? जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक कौन कौन से हैं? तो मित्रों, इनके नाटकों की चर्चा करें तो सज्जन, सबसे प्रथम अगर नाटक की बात करें तो सज्जन, जो 1910 ईस्वी में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुआ। और इसके जो कथानक है वो महाभारत के पात्रों से लिया गया है। यानी सज्जन नाटक जो 1910 में प्रकाशित हुआ, इसमें युधिष्ठिर की सज्जनता दिखाई गई है और ये महाभारत के कथानक पर आधारित नाटक है। अगले नाटक की बात करें, इनका दूसरा नाटक प्रायश्चित जो 1913 ईस्वी में, मित्रों ये सारे के सारे क्रमबद्ध लिखे गए हैं। तो ये प्रायश्चित 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें जयचंद, यानी प्रायश्चित नाटक है, इसमें जयचंद की जो मूर्खता है, पूर्ण कुचक्र, पृथ्वीराज का जो अंत किया गया, उसको लेकर के ये लिखा गया है। और अंत में जयचंद को संयोगिता की याद आने से उसे गलानी होती है और वह गंगा में कूदकर आत्महत्या कर लेता है। अगली रचना की बात करें, यानी अगले नाटक की बात करें, तो इनका अगला नाटक है कल्याणी परिणय, जो 1912 ईस्वी में नागरी प्रचारणी पत्रिका में प्रकाशित हुआ। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस की कहानी है। अगले नाटक की बात करें कर्णालय, जो 1913 में प्रकाशित हुआ। इसमें हरिश्चंद्र और विश्वामित्र की कहानी दी गई है। अगला नाटक राज्यश्री, जो 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। विशाख की बात करें तो यह 1921 में। अजात शत्रु 1922 ईस्वी। और अगले नाटकों की बात करें तो जन्मेजय का नाग यज्ञ, ये 1926 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और अगले नाटक की बात करें कामना, जो 1927 में प्रकाशित हुआ। और अगला नाटक स्कंदगुप्त, जो 1928 में लिखा गया। और मित्रों, अगला नाटक है चंद्रगुप्त, जो 1931 में प्रकाशित हुआ। और कुछ आलोचक चंद्रगुप्त नाटक को जयशंकर प्रसाद का सर्वश्रेष्ठ नाटक मानते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। और चंद्रगुप्त नाटक के अगर नायक की बात करें तो इसमें नायक चंद्रगुप्त है, तथा नायिका की बात करें तो ये कार्नेलिया है। और अगले नाटक की बात करें तो ध्रुव स्वामिनी, जो 1933 में प्रकाशित हुआ। और यह एक प्रकार का समस्या नाटक है, जिसमें अनमेल विवाह, तलाक, पुनर्विवाह की समस्या को उठाया गया है। और मित्रों, अब इनके अंतिम नाटक की बात करें तो एक घूंट, यानी एक घूंट, जो 1929 में प्रकाशित हुआ। और केवल ये एक ही अंक और दृश्य में पूर्ण किया गया है। इस वजह से कुछ आलोचक इसे एकांकी भी मानते हैं, यानी इसका केवल एक ही अंक प्रकाशित होने के कारण कुछ विद्वान इसे एकांकी भी मानते हैं। अब बात करें जयशंकर प्रसाद के संबंधित अगले प्रश्न की। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? तो मित्रों याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद ने कुल 3 उपन्यास लिखे, जिनमें कंकाल 1929, तितली 1934, इरावती जो अधूरा उपन्यास है। तो मित्रों, जयशंकर प्रसाद के 3 उपन्यास हैं, जिनमें कंकाल 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और ये जो उपन्यास है, यह इस उपन्यास में धर्म पीठों में धर्म के नाम पर होने वाले जो भी अत्याचार है, उन अत्याचारों, अनाचारों और तत्कालीन समाज का यथार्थ नग्न चित्रण, अवैध और अज्ञात कुलीन संतानों की कथा का इसमें वर्णन किया गया है।
तितली की बात करें तो ये 1934 में प्रकाशित हुआ और यह एक आदर्शोन्मुख और यथार्थवादी उपन्यास है जिसमें पूंजीपतियों द्वारा निम्न वर्ग का जो शोषण किया जाता है उसके विषय में वर्णन किया गया है। और इरावती की बात करें तो यह एक अधूरा उपन्यास है और यह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया इनका उपन्यास है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। प्रसाद के नाटकों में सबसे बड़ा दोष यह माना जाता है कि वे रंगमंच के योग्य नहीं। यह पंक्ति किसकी है? यानी जयशंकर प्रसाद के नाटकों के विषय में किसी विद्वान यानी जयशंकर प्रसाद के नाटकों में सबसे बड़ा दोष यह माना जाता है कि वह रंगमंच के योग्य नहीं। यह पंक्ति किसकी है? तो इसका सही उत्तर होगा बाबू श्याम सुंदर दास की। यानी बाबू श्याम सुंदर दास ने कहा है कि जयशंकर प्रसाद के जो नाटक है उनका रंगमंच नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न, इनके नाटक अभिनय के योग्य नहीं है। इस पंक्ति के वक्ता कौन है? यानी जयशंकर प्रसाद के नाटकों के विषय में किसने कहा कि इनके नाटक अभिनय के योग्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न, प्रसाद के नाटकों की सभी समस्याओं को सुलझाकर इन्हें अत्यंत सफलतापूर्वक रंगमंच पर प्रस्तुत किया जा सकता है एवं इनका अवश्य ही प्रदर्शन होना चाहिए। यानी जयशंकर प्रसाद के नाटकों के विषय में किसने कहा कि प्रसाद के नाटकों की सभी समस्याओं को सुलझाकर इन्हें अत्यंत सफलतापूर्वक रंगमंच पर प्रस्तुत किया जा सकता है एवं इनका अवश्य ही प्रदर्शन होना चाहिए। यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा शांता गांधी का। और मित्रों, अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। जयशंकर प्रसाद की लंबी कविताएं कौन कौन सी हैं? जयशंकर प्रसाद की लंबी कविताएं कौन कौन सी हैं? तो इसका सही उत्तर होगा शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, प्रलय की छाया, पेशोला की प्रतिध्वनि और अशोक की चिंता। यानी जयशंकर प्रसाद की जो लहर काव्य संग्रह है इसमें ये कविताएं हैं, ये उस काव्य संग्रह में संकलित है और ये चारों के चारों लंबी कविताएं हैं। अगला प्रश्न, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, कि ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, यह पंक्ति प्रसाद जी की किस रचना से ली गई है? तो इसका सही उत्तर होगा लहर काव्य संग्रह से, जो एक मुक्तक काव्य है। अगला प्रश्न, और मित्रों आज की कक्षा का अंतिम प्रश्न, बीती विभावरी जागरी अंबर पनगट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। यानी बीती विभावरी जागरी अंबर पनगट में डूबो रही, यह प्रसिद्ध पंक्ति प्रसाद जी के किस रचना से ली गई है? तो इसका सही उत्तर होगा लहर काव्य संग्रह से। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा और इस श्रृंखला में अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अपनी पाठशाला बाय BN सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।